तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के 11th क्लास का चैप्टर 1 फिजिक्स का, और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। राइट, ऐसे डायरेक्टली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, परंतु एक क्वेश्चन तो कम से कम इसमें से आता ही है। इसमें हम लोग एरर एनालिसिस भी पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ेंगे। ओवरऑल कुल मिला के अच्छा लेंथी चैप्टर ही है, और एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही है इसमें से। तो अगर आप बहुत अच्छा कुछ एम कर रहे हैं, बड़ी रैंक एम कर रहे हैं, तो फिर ये चैप्टर ठीक है, वरना आप धीरे धीरे इस चैप्टर पर नेग्लेक्ट तो कर ही देते हैं। इसको तो शायद आप फिर नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर बाद में आपकी मर्जी है तो। हालांकि क्वेश्चंस करा करा के हमसे बार बार जिंदा रखते हैं इस चैप्टर को, पर मैथमेटिकल टूल से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग हम दे रहे हैं, पहले हम समझ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये पहला टर्म हम पढ़ रहे हैं। और क्लियर कर दूं आपको कि ठीक है, ये डिस्कशन हम करेंगे तो सारे एक एक डिस्कशन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो हम करेंगे तो, बट सम ऑफ देम आर नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। एटलीस्ट जो डिफरेंशियल्स वाली चीजें हैं दे आर नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। स्कूल एग्जाम के लिए हाँ हो सकता है ये चीजें थोड़ी बहुत काम की हो, बट कंपटीशन के लिए नीट की जेईई की आप बात करें तो ये डेफिनेशंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस की नहीं। कुछ ना कुछ अच्छी बातें तो हम हर एक में से निकाल ही लेंगे, बट डायरेक्टली ये एग्जाम ओरिएंटेड बातें नहीं है। और आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मोर एग्जाम ओरिएंटेड है और क्या लेस एग्जाम ओरिएंटेड है। हर टॉपिक को आप बहुत बराबर वेटेज नहीं दे सकते, कहीं कहीं थोड़ा बहुत सिलेक्टिव आपको होना ही पड़ता है। 11th में जब स्टूडेंट होता है तो उसकी थोड़ी परफेक्शनिस्ट अप्रोच होती है, लेटर ऑन वो समझ जाता है कि नहीं, परफेक्शनिस्ट अप्रोच में बहुत ज्यादा फिर सिलेबस वास्ट हो जाता है। तो एक्चुअली आपको ये आइडिया होना ही चाहिए ऑल थ्रू कि क्या मोर इम्पोर्टेंट है और क्या लेस इम्पोर्टेंट है, और क्या एग्जाम ओरिएंटेड है और क्या केवल समझने के लिए, कंप्लीटनेस के लिए पढ़ाया जा रहा है। मैं तो कहीं कहीं लिखवाता रहूंगा, पर वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझे कि एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। तो ये जो डिस्कशन अभी मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए आप। A quantity which can be measured, a quantity which can be measured and can be expressed by a formula. A quantity which can be measured and can be expressed by a formula. जिसे आप नाप सकें, आप उसे अपने मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर सकें, और किसी फॉर्मूले में भी ये आती हो, इसका कोई फॉर्मूला हो, तो इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आगे एक और बात लिख दीजिए, we should be able to quantify it. We should be able to quantify it as an expression or a value, as an expression or a value in an equation. In an equation. किसी इक्वेशन में ये पूरी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की इक्वेशन लिखते हैं, जैसे f=ma। अब इसमें टर्म्स आ रहे हैं ना, ऐसे किसी इक्वेशन में ये यूज होनी चाहिए। क्वांटिफाई इज द कीवर्ड, क्वांटिफाई को अंडरलाइन कर दीजिए बस आप। You should be able to quantify. That is, we should be able to incorporate. जैसे लिख दीजिए, we should be able to incorporate it in an equation. You should be able to incorporate it in an equation. डायरेक्टली तो ये बातें बहुत काम की नहीं है। एनीवे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन छोटा सा लिखिए। डिफाइन इनर्शिया। इस डेफिनेशन में मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डिफाइन इनर्शिया बोल दीजिए जल्दी से, कोई भी बोल दीजिए, फटाफट जल्दी करिए। Sir, the inability of any body to come in the state of rest or motion directly is known as inertia. हाँ स्वराज, शाबाश, बहुत बढ़िया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ कुछ बढ़िया है, ठीक है। वो हम जानते हैं कि भाई अगर बॉडी रेस्ट पे है तो चाहेगी कि रेस्ट पे ही रहे, और बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन पे ही रहे। तो हम अभी लिख नहीं रहे। हाँ आप इस बारे में कुछ जानते हैं और डिटेल में थोड़ा और बाद में पढ़ेंगे तो न्यूटन्स लॉ के चैप्टर में। अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। तो क्या क्वेश्चन लिखा तो चलिए लिख दीजिए। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी
आपने क्वेश्चन लिखा था व्हाट इज इनर्शिया, तो आंसर भी लिख दीजिए, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी by virtue of which it tends to continue by virtue of which it tends to continue in its state of rest or of uniform motion. ठीक है, इसका फॉर्मूला बताइए इनर्शिया का। स्वराज गुप्ता, आपकी इसमें नॉलेज अच्छी है, इनर्शिया का फॉर्मूला बताइए। सर नहीं पता। इनर्शिया का कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है जो आपको पता होता तो आपको जरूर पता होता। इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं, इट्स ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक। ये फील है आपको, आपको पता है बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, बस इतना ही पता है, ऐसा लिख दीजिए। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। Inertia of a body is proportional to its mass, but it has no formula. आप ये तो कह सकते हैं किसी बॉडी का इनर्शिया कम है किसी का ज्यादा है, पर एग्जैक्टली कितना है उसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते। इट हैज नो फॉर्मूला, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। हम इसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते, तो क्या इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी हुई? नो सर। नहीं, लिख दीजिए इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्टली ये डिस्कशंस बहुत काम के नहीं है, पर हम इसकी बदौलत एक बहुत अच्छा डिस्कशन अब करने वाले हैं। अगर आप किसी चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो शायद उसका डिस्कशन वर्थफुल नहीं है, वर्थलेस है, जो छोड़ देना ही ठीक है। मैं एक फिर छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए। अ मग इज फुल ऑफ वाटर, क्वेश्चन लिखिए, मग इज फुल ऑफ वाटर and it is emptied in a bucket. Emptied in a bucket. It is emptied in a bucket. Which of the following is true? Which of the following is true? Volume of water in bucket is equal to volume of water in mug. Volume of water bucket is a little less than volume of water in mug. बताइए इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। और अपने बहुत बचपन में चाहिए, बहुत बचपन में चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में आप हैं, तब सोचिए तो जवाब क्या देंगे। बहुत बचपन में चाहिए, इस समय तो आप उतने इंक्विजिटिव नहीं रह गए हैं जितने बचपन में थे। अब तो हम टीचर्स ने थोड़ा थोड़ा आपका इनिशिएटिव, आपकी ओरिजिनलिटी को फील कर दिया है। सर मग पे वाटर लगा रह जाएगा हैं? थोड़ा सा, लाइक जो ड्रॉपलेट। नहीं सुनना था मुझे, बिल्कुल मग में भी थोड़ा वाटर लगा रह जाएगा, मग में भी थोड़ा वाटर लगा रह जाएगा, इसलिए आंसर एक्चुअली सेकंड सही है। ठीक है, बट इस टाइप के डिस्कशंस एकदम इडियोटिक है, नॉनसेंस है, यूजलेस। इस टाइप की अप्रोच अगर आपकी है, या आपने सही कहा है एकदम आंसर, अगर ऑप्शंस ऐसे दिए हो तो फिर ये ठीक भी है। अगर ऑप्शंस ऐसे दिए हो तो फिर ये बात सोचना ठीक भी है कि मग में कुछ वाटर लगा रह जाएगा, और इसलिए ये सेकंड आंसर सही है। ठीक है, पर आप लोगों ने फर्स्ट क्यों कहा, मुझे आप जवाब दीजिए कि एक्चुअली तो फर्स्ट ही बेटर है और हम लोग फर्स्ट ही यूज करने वाले हैं, हम सेकंड यूज क्यों नहीं करने वाले हैं? कोई इस बात का जवाब दे आप में से। आज की डेट में जब हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि सर पहली क्लासेस से भी हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए। सर वॉल्यूम मास इनटू डेंसिटी होता है, ना डेंसिटी चेंज हो रही है ना मास चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। मास तो चेंज हुआ है ना भाई, 2-4 मॉलिक्यूल ही सही वो मग में रह गए, वो नहीं आए, सारी वॉल्यूम एक्चुअली बकेट में ट्रांसफर नहीं हुई है। सर हम माइन्यूट एरर्स को कंसिडर नहीं करते। हाँ, माइन्यूट है, उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ये बात ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ। इस समय तो ये बहुत ही यूजलेस और इडियोटिक नजर आ रही है, पर आप पूरे 2 साल 11-12 में यही नाटक करते रहोगे,
हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहोगे कि सर उसको क्यों इग्नोर कर दिया, इसको क्यों इग्नोर कर दिया। सिंपल सी बात ये है, एक्चुअली तो सारा मास और सारी वॉल्यूम ट्रांसफर नहीं हुई है, कुछ तो मग में चिपक गए हैं। That is absolutely true. But the point is that you cannot quantify it. There is no information in the question जो आपको उस मास की जानकारी देती है जो मग में चिपक गई है। क्योंकि आप उसे इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, इसलिए आप उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। सही तो एक्चुअली यही है। अगर ऑप्शन दिए जाएंगे तो यही टिक करना होगा, पर इस चीज को हमेशा के लिए भुला ही दें आप 11th-12th में तो ज्यादा अच्छा है। हम आपकी और ओरिजिनलिटी को किल कर रहे हैं और हम आपको प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसा सोचने के लिए, क्योंकि स्कोर के लिए तो यही सोचना ज्यादा ठीक है। आप लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए, मेरे हिसाब से तो 15-20 स्टार वाला पॉइंट है। पूरी 11th-12th में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिलेबस को तो छोड़ दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, लिख दीजिए। If we cannot quantify the magnitude, if we can't quantify the magnitude of a physical quantity, अब तो ये भले physical quantity हो भी, if we cannot quantify the magnitude of a physical quantity, we ignore it. अगर जो थॉट आपके जा रहा है आपके दिमाग, ये जो इश्यू है ना, आपको हर चैप्टर में काम आने वाली है, हर डिस्कशन में काम आने वाली है। आपको वह बहुत बार लगेगा कि आंसर इससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, जिसे अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसकी मैथमेटिक्स की जानकारी न्यूमेरिकल में नहीं दी गई है, मतलब आपको उसे इग्नोर ही करना है। ऐसा ही लिख दीजिए, ये भी ब्रैकेट में लिख दीजिए कि समटाइम्स यू फील दैट द आंसर विल बी अ लिटिल मोर और अ लिटिल लेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत ज्यादा। Sometimes you feel that the answer will be a little less or a little more. But if relevant mathematical information has not been given in the question, we should ignore it. Relevant mathematical information has not been given in the question, we should ignore it. और कैप्स में लिख दीजिए, बहुत बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए, इतने बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए आप, always make simplifying assumptions. अपनी कॉपी के कवर पे लिख दीजिए इसको। अगर फिजिक्स में आपको स्कोर करना है, अगर दिमाग में आपको क्लैरिटी लानी है, ऑलवेज मेक सिंप्लीफाइंग असम्पशंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दिमाग में चीजें क्लटर हो रही होती हैं, मडल अप हो रही होती हैं। इफ यू वांट टू गो स्ट्रेट, तो बहुत सारी जो ऐसे दाएं बाएं से चीजें दिमाग में आ रही हैं, उन्हें इग्नोर करना होगा। पहले तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आता था कि मेक suitable simplifying assumptions wherever necessary। आजकल ऐसा लिखते नहीं है। मेक सिंप्लीफाइंग assumptions wherever necessary। now simplifying मतलब क्या? उसका सिर्फ एक मतलब है कि जिसकी मैथमेटिक्स, जिसकी बातें सवाल में नहीं की गई। अलग से लिख दीजिए ब्रैकेट में फिर से। एक्चुअली क्या है, कई बार आपको लगता है कि यहाँ फ्रिक्शन भी तो होगा, एयर फ्रिक्शन होगा, मे बी उसी बॉडी को ऊपर से थ्रो कर रहे हैं तो। कई बार आपको लगता है कि ग्रेविटी होगी, कई बार आपको लगता है अपथ्रस्ट होगा। कुछ भी अचानक एडिशनल बातें दिमाग में आने लगती हैं जिनका सवाल में कोई जिक्र नहीं होता, वो सब इग्नोर करने होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं सिंप्लीफाइंग असम्पशंस। ऐसे डैश करके लिख दीजिए, समटाइम्स वी हैव टू इग्नोर ग्रेविटी, कॉमा फ्रिक्शन, कॉमा अपथ्रस्ट, because there is no relevant mathematical information in the question. There is no relevant mathematical information in the question to quantify and include
to quantify and include these variables in the equation form. In the equation form. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की हमने इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। बिल्कुल कॉपी के कवर पे ही आपको लिख लेना चाहिए, मेक सिंप्लीफाइंग assumptions wherever necessary। न्यूमेरिकल में जिस चीज की जानकारी दी नहीं है, आप उसको सोच के कर भी क्या लोगे? बड़े वैलिड डाउट आते हैं आपको और आपको मन नहीं करता आगे जाने का, बट फिर देखो क्या उसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया, उसकी वैल्यू नहीं दी, उसकी एक्सप्रेशन नहीं दी, तो भले ही वो फिजिकल क्वांटिटी हो, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है उनके बारे में तो हम सोचते भी नहीं है। किसी इक्वेशन को लिखने में हम इनर्शिया के बारे में कायदे से तो सोचते भी नहीं, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पर जिनका क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट किया जा सके, तो भले ही वो फिजिकल क्वांटिटी हो तो भी उसको इग्नोर करना ही ठीक है। ये बहुत काम की बात मैंने आपसे कही। आप कभी भी एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के पहले उसका स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाते हैं, उस इक्वेशन में दी गई सारी जानकारियों को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब आपका मन कर रहा है फ्रिक्शन को इंक्लूड करो, पर फ्रिक्शन के बारे में क्वेश्चन में कोई डिस्कशन है ही नहीं, तो क्या करोगे? उसे इग्नोर ही करोगे। मेक सिंप्लीफाइंग assumptions, मेक सिंप्लीफाइंग assumption। जो मैथमेटिक्स जिनकी नहीं दी गई है, वो थॉट्स सब यूजलेस हैं, उनको सब जल्दी से जल्दी इग्नोर कर दो, तभी आप डिक्लटर कर पाओगे अपने आप को। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, फाइनली ये लिख लीजिए, मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, measure of a physical quantity। कोई भी मेजरमेंट जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक यूनिट होनी चाहिए, बस उसी को कुछ मेजर कहते हैं। लिख लीजिए, a measurement is reported, measurement of a physical quantity, measurement of a physical quantity is reported as below। Measurement of a physical quantity is reported as below। P is equal to nu। ये जो P है, ये मैग्नीट्यूड है। n को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये है यूनिट। मेजर यानी मैग्नीट्यूड। मेजरमेंट इज रिपोर्टेड लाइक दिस, जैसे लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 2 मीटर, लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 2 मीटर, 2 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर इसकी यूनिट है, मीटर यूनिट है, एंड दिस गिव्स मी एन आइडिया ऑफ द लेंथ ऑफ द बोर्ड, राइट। दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज यूनिट। बोर्ड की लेंथ बता रहा है 2 मीटर, ठीक है। ये पूरे दोनों मिला के मैग्नीट्यूड बता रहे हैं या मेजर बता रहे हैं आपके मेजरमेंट का। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यूनिट के बारे में, और एक क्वेश्चन लिख दीजिए, is unit always a small quantity? Is unit always a small value? बताइए हाँ या ना। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब 1। हाँ, यूनिट मतलब 1। तो क्या यूनिट हमेशा एक छोटी वैल्यू हुई? जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, ठीक है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? सर लाइक जो वो स्वराज गुप्ता। सर जैसे कोई भी डिस्टेंस की यूनिट काफी ज्यादा माइक्रोन से लेकर और मतलब किसी चीज की लेंथ की यूनिट किलोमीटर से लेकर। एक्सीलेंट, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 यूनिट मतलब 1। नाउ इट कैन बी 1 मिलीमीटर, ये इतना हो सकता है, ये 1 मिलीमीटर। इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, इट कैन बी 1 फुट, इट कैन बी 1 मीटर, लाइक दैट। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1। लिख दीजिए, यूनिट मींस 1। ये भी 1 हो सकता है, इतना बड़ा 1 भी एक 1 है,
इतना बड़ा 1 भी एक 1 है, इतना बड़ा एक 1 भी 1 है, और 1 किलोमीटर भी 1 है। यूनिट का मतलब है 1। इट कैन बी मिलीमीटर, इट कैन बी माइक्रोन एंड व्हाट नॉट। बिल्कुल ठीक है, यूनिट का केवल है मतलब 1। बड़ी यूनिट में बहुत बड़ी वैल्यू को 1 कहते हैं। मिलीमीटर, अगर मैं इस बोर्ड की लेंथ मिलीमीटरों में नापूं तो बहुत सारे मिलीमीटर नापने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, और अगर मैं इसे मीटरों में नापूं तो उसी लेंथ को बस 2 मीटर में कहा जा सकता है। ठीक है, यूनिट छोटी भी हो सकती है, यूनिट बड़ी भी हो सकती है। नो इश्यूज, लिख दीजिए उसमें कि यूनिट ऑफ लेंथ कैन बी फ्रॉम माइक्रॉन्स टू लाइट ईयर, 1 माइक्रोन टू 1 लाइट ईयर। यूनिट का मतलब है 1। पर कभी आप बहुत छोटी चीज को भी 1 कह सकते हो, कभी आप बहुत बड़ी चीज को भी 1 कह सकते हो। जब इस छोटी चीज को 1 कहना आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, जब आप छोटे डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो आप छोटी यूनिट को 1 कहते हो, और जब आप एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, स्टार्स और गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, तो शायद 1 लाइट ईयर को 1 कहना ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है ना? ऑलराइट, तो ठीक है, बस अब हमारा यही कहना है कि अगर मैं इस बोर्ड की लेंथ मिलीमीटरों में नापूं तो करीब वो 2000 मिलीमीटर आएगा शायद, और मैं अगर इस बोर्ड की लेंथ मीटरों में नापूं तो वो खाली 2 मीटर आएगा। बस आगे से आप लिख दीजिए, when same magnitude is expressed in different units, when same magnitude is expressed in different units, तो क्या होता है, उसका जवाब दे रहे हैं। आप उस बात को अंडरलाइन कर सकते हैं, when same magnitude is expressed in different units, इसको कैप्शन बना दीजिए। तो P is equal to NU, और मैं P सेम होने की बात कर रहा हूं, तो N into U सेम है, तो N proportional to 1 upon U, यानी numerical value is proportional to 1 upon size of unit, ऐसा मैं कह देता हूं, it's proportional to 1 upon size of unit, ऐसा। Numerical value is proportional to 1 upon size of unit, ये थोड़ी काम की बात है। इसका यही मतलब है कि अगर यूनिट आप बड़ी ले रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी। जैसे लेंथ ऑफ द बोर्ड 2 मीटर भी है और 2000 मिलीमीटर भी है, यहाँ 1 मिलीमीटर है छोटा डिस्टेंस, जैसे बहुत सारे छोटे डिस्टेंस मिलके बोर्ड की लेंथ एक्सप्रेस कर पाएंगे। मीटर थोड़ी लेंथ की बड़ी यूनिट है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई। छोटी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आती है और बड़ी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आती है, इससे बड़ा कोई सच नहीं है। ये लाइन भी आप 5 स्टार देके लिख दीजिए, ये लाइन आप 5 स्टार के लिख दीजिए कि whenever we are converting a given value in bigger units, the numerical value will be smaller. जब भी आप बड़ी यूनिट्स में आएंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको इसे पूरी जिंदगी याद रखना होगा। जब भी आप बड़ी यूनिट में जाएंगे तो आंसर छोटा आएगा। जैसे आप मीटरों में चले गए, मिलीमीटर से मीटर में चले गए, मीटर बड़ी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई, इसे पूरी जिंदगी याद रखना होगा आपको। जब भी आप बड़ी यूनिट में जाओगे आंसर छोटा आएगा। आप सीजीएस और एमकेएस में से क्या जानते हैं, क्या बड़ा है क्या छोटा है, बताइए। सीजीएस छोटा है। हाँ, सीजीएस छोटा है और एमकेएस बड़ा है, ये काफी हद तक सही है, पर हमेशा नहीं। ज्यादा बड़ा रूल केवल एक ही है, ऐसे एक लाइन लिख दीजिए, सीजीएस इज स्मॉल एंड एमकेएस इज बिग इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सीजीएस स्मॉल है और एमकेएस बड़ा है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है। बताएंगे इसका एग्जाम्पल देके आपको, ये हमेशा सही नहीं है। अभी तो हम केवल एक बात सीख रहे हैं, अभी तो केवल आप एक बात सीखिए
और उससे बड़ा सच कुछ नहीं है कि जिस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आ जाए वो यूनिट बड़ी। यही यही पूरा परम सत्य है, इससे बड़ा सच और कोई नहीं है। एमकेएस बड़ा होता है हमेशा और सीजीएस छोटी यूनिट होती है, ये सच पूरी तरह नहीं है। इसके एक्सेप्शन हम आपको दिखाएंगे समय आने पे। अभी आप फिर कैप्स में लिख दीजिए, फिर कैप्स में लिख दीजिए इफ न्यूमेरिकल वैल्यू decreases then the unit is bigger. Numerical value decreases then the unit is bigger. जिस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आए, जिस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आए बस वो यूनिट बड़ी है। एमकेएस बड़ा है कि सीजीएस बड़ा है हमें नहीं पता, हमसे हमें अगर आता भी है तो भूल जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक ही बात याद रखें कि जिस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी उस सिस्टम को मैं बड़ी यूनिट वाला सिस्टम कहूंगा, बस ये परम सत्य है। यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं इस चैप्टर की जो खैर बहुत ज्यादा यूजफुल है। अदरवाइज डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर ये है नहीं। ऐसे ही आगे चलते हैं, हेडिंग दीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बेस क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन भी कोई खास काम की नहीं, लिख दीजिए क्वांटिटी which does not depend upon a quantity which does not depend upon any other quantity for its definition. A quantity which does not depend upon any other quantity for its definition. फॉर एग्जाम्पल लेंथ कॉमा मास कॉमा टाइम, लेंथ मास और टाइम को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। लेंथ मास और टाइम को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। लेंथ को एक्सप्लेन करना हो तो आप उसमें मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। लेंथ को मास के टर्म्स में थोड़ी ना एक्सप्लेन करोगे, ऐसे टाइम को लेंथ के या मास के टर्म्स में थोड़ी ना एक्सप्लेन करोगे। हम ये बोलना चाहते हैं कि एक सिस्टम में अगर मैं लेंथ, टाइम और चलिए इलेक्ट्रिकल करंट को की बात करता हूं कि क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज बना सकते हैं, ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। आपस से क्वेश्चन लिख दीजिए, इन अ सिस्टम कैन लेंथ प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक करंट be a set of fundamental quantities, be a set of fundamental quantities. तो आप आंसर कहेंगे yes, because all the three are independent of one another. All the three are independent of one another. Independent word को अंडरलाइन कर सकते हैं आप। फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं derived quantities। derived quantities, लिख दीजिए a quantity obtained from fundamental quantities by suitable multiplication or division. मतलब बेसिक बात यह है जो फंडामेंटल से डिराइव की गई है, जो फंडामेंटल से ऑब्टेन की गई है, उसका नाम डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी लेंथ अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी है लेंथ अपॉन टाइम वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं क्योंकि ये सब लेंथ मास टाइम से डिराइव की गई हैं। लेंथ मास टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये सब लेंथ मास टाइम से डिराइव की गई हैं। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ही डिराइव्ड क्वांटिटीज ऑब्टेन की जाती हैं, शायद एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं। वो बात भी हम आगे आपसे बात करेंगे, इसलिए अभी लिखवा नहीं रहे। एनीवे फिर हेडिंग दे दीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Number one, CGS system.
इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की सेंटीमीटर, मास की ग्राम और टाइम की सेकंड, ये सीजे सिस्टम हो गया। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसको हम फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये उनकी यूनिट्स को आप फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। ये सीजे सिस्टम हो गया। ऐसे ही अगर आप बात करें एमकेएस की, तो इसमें भी लेंथ मास टाइम है, लेंथ मीटर है, मास केजी है और टाइम सेकंड है। ये एमकेएस सिस्टम हो गया। एमकेएस सिस्टम का एक और भी नाम है, बताऊं क्या? बताऊं क्या? आपको लगता है क्या कि वो काम की जानकारी होगी? इसको एक और नाम से बुलाते हैं। बता दीजिए सर। हैं? बता दीजिए सर। नहीं 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 नहीं, यही तो बस गलती कर रहे हो आप लोग। बता तो मैं दूंगा पर वो सब कचरा है, कचरा, अल्टीमेट कचरा। अगर मैं कहूँ कि एमपीएस सिस्टम को ये भी बोलते हैं, ये इस टाइप की जानकारियां अगर आप समेटने लगे ना तो एक जन्म कम पड़ जाएगा फिर एग्जाम निकालने के लिए। ये सब कचरा है, इसे आपको इग्नोर करते आना चाहिए। आपको सिर्फ इसेंशियली मैथमेटिकल चीजें पकड़नी है, एक्सप्रेशंस पकड़नी है। इसेंशियली मैथमेटिकल वाला पार्ट, डिजिट वाला पार्ट या इक्वेशंस वाला पार्ट वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करे अगर आप फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हो। और अगर आप थ्योरी में इतनी बारीकियों में भी घुसते रहोगे तो आपकी नॉलेज लेवल तो बहुत अच्छी हो जाएगी पर उतना स्कोर में दिखेगा नहीं। ये अभी अभी आपने एक टेस्ट में देखा है। अगर आप स्कोर चाहते हैं इस कचरे से बचिए और मोर एग्जाम ओरिएंटेड बातें करिए। और बेस्ट तो यही है कि थियोरी कम से कम पढ़ें, थियोरी कम से कम पढ़ें। मेनली तो रजिस्टर से ही पढ़ें थियोरी। मेनली थियोरी का सोर्स आपके रजिस्टर होना चाहिए या फिर एनसीईआरटी, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। स्वराज गुप्ता कौन सी बुक पढ़ते हो फिजिक्स? स्वराज गुप्ता? सर मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। सर एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। एनसीईआरटी सर एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। और बताओ। सर एसएल अरोरा पढ़ लेता हूँ। एसएल अरोरा ये भी ठीक है। और बताओ कोई और बताओ। सर दो तीन बार सर एचसी वर्मा पढ़ी। यही नाम मैं सुनना चाह रहा था, मैं यही तो निकलवाना चाह रहा था आपसे। एचसी वर्मा से ज्यादा अच्छी कोई बुक आज तक फिजिक्स में शायद हुई नहीं और होगी भी नहीं, पर मेरे हिसाब से नहीं, कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं कम से कम। सॉरी, मतलब ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। जेई के लिए तो ठीक है, उसकी एक्सरसाइजेज अच्छी हैं और उसकी थियोरी वगैरह आप उसमें से पढ़ते हो तो मैं तो बहुत रिकमेंड नहीं करता। मेडिकल स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेज अगर आप करें और वो भी अगर आपको अंडर 10 रैंक चाहिए, अंडर 100 रैंक चाहिए तो ठीक है। अदरवाइज वो भी बाकी बुक्स की तरह आपसे मिसडायरेक्टेड मेहनत कराती, क्योंकि पढ़ते समय आपको ये सेंस चाहिए बुक तो बहुत अच्छी है पर फिर आपको सेंस चाहिए कि कहाँ आप ज्यादा अटके और कहाँ तुरंत निकल जाए। बहुत बारीकियों में इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजों पे ज्यादा न अटके, जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड बातें जो हैं, जो कोई डीप कॉन्सेप्ट है या एप्लीकेशन है, केवल उस पर ध्यान दें ज्यादा। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है एचसी वर्मा, बट मैं मेडिकल वालों से तो चाहूंगा कि उसे हाथ ना लगाएं अभी, जब तक बाकी सब बहुत फॉलो नहीं हो जाता। जब तक आपको नोट्स की एक एक लाइन बहुत अच्छे से याद नहीं हो जाती, नोट्स में भी जहां जहां हमने कहा है कि फालतू है, कचरा है, वो नहीं पढ़ना। सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, इस बात को समझ जाइए, तो ही आप स्कोर करेंगे। नॉलेज लेवल तो आप लोगों को बहुत जबरदस्त है, क्लास में आपका रिस्पॉन्स दिखाता है, और टेस्ट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ? कोई कारण है उसका? लैक ऑफ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम क्यों कब मिलेगा? जब आप ऐसे थ्योरी में घुसते रहोगे तो। थ्योरी को एक नज़र दो नज़र करो। मेरे हिसाब से तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप रजिस्टर सामने रखो खोल के, जरूरत पड़े फॉर्मूला देखने की तो फॉर्मूला देख लो। ऐसा मत सोचो कि पहले सारे फॉर्मूले याद हो जाएं उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी अच्छी हो जाए उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। आप तो सामने रजिस्टर खोल के रखो और क्वेश्चन करना शुरू करो, और जहां अटको वहां सीधे रेलिवेंट थ्योरी और रेलिवेंट डिस्कशन कॉपी में से एनसीईआरटी में से पढ़ लो।
नंबर केवल आएंगे आपके क्वेश्चंस करने पर। क्वेश्चंस करोगे, जो थियोरेटिकल बातें भी हैं, जो थ्योरी की बातें भी हैं, वो भी अगर आप उनके क्वेश्चंस करोगे तो वो याद होंगे। क्वेश्चन से थ्योरी क्लियर होगी। थ्योरी पढ़ने से थ्योरी क्लियर नहीं होगी, क्वेश्चन करने से थ्योरी क्लियर होगी। इस बात को समझ जाओ बस। कोई कुछ कह रहा है? पूर्व आपकी आवाज आ रही है? ये आवाज नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए फिर आप हेडिंग दे दीजिए अगला एसआई सिस्टम। पहले मैंने पढ़ा है सीजे सिस्टम, नंबर 2 मैंने आपको पढ़ा है एमकेएस सिस्टम, और नंबर 3 में आपको पढ़ा रहा हूं एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इट हैज 7 fundamental quantities, 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल की यूनिट्स की जरा लिस्ट बना लेते हैं। अगर एसआई सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम, अगर आप सिर्फ मैकेनिक्स की बात कर रहे होते तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज काफी थी। पर अगर मैं हीट की भी बात कर रहा हूं तो मेरे को टेम्परेचर और लगेगा। अगर मैं लाइट की बात कर रहा हूं तो मेरे को एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी को नाम देना पड़ेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं तो मेरे को एक और फिजिकल क्वांटिटी को नाम देना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रिक करंट। और फिर किन्हीं रीजन से एक और फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और उनकी जो यूनिट्स हैं वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। लेंथ की तो वही है मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, इसे खाली के से लिखते हैं, इसे सीडी से लिखते हैं कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट तो एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और आपके सामने उनकी 7 यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 7 उनकी यूनिट्स हैं। ओके, पूर्व आपका माइक फिर से ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आप स्मॉल एम और कैपिटल एम में कभी कंफ्यूज ना हो। पहले वार्निंग लिख दीजिए, एक वार्निंग लिखिए, डू नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम मीटर के लिए है और कैपिटल एम मास के लिए है। अभी सुन के आपको लगता तो नहीं है, पर जब तक आपसे इसमें गलती नहीं होगी तब तक आप इसके प्रति सीरियस हो ही नहीं पाओगे। गलतियों से ही सीखोगे, किसी के सिखाने से नहीं सीखोगे। स्मॉल एम और कैपिटल एम में कभी कभी गलती हो सकती है। ऐसे ही टेम्परेचर और टाइम में भी गलती हो सकती है। तो टेम्परेचर को नॉर्मली हम लोग थीटा से भी लिखते हैं, या के से या थीटा से लिखते हैं। ये टाइम है, इसको टाइम को कैपिटल टी लिखा जाता है डायमेंशंस का। तो पर टेम्परेचर के लिए या के ले लेते हैं या थीटा ले लेते हैं। इन दोनों में भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होने की बहुत संभावना है। एक प्रॉब्लम मेरे मन में ये भी है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या ग्राम और किलोग्राम में एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, जो मुझे एक और फंडामेंटल क्वांटिटी का दर्जा एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देना पड़ा। अगर हाइड्रोजन की बात करूं, एक्चुअली गैसेस का अमाउंट एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। इससे बहुत डिटेल में डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा, पर इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, नीचे लिख दीजिए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस has been chosen as a fundamental quantity. Amount of substance has been chosen as a fundamental quantity to express the amount of gases
इसकी यूनिट मोल है। जब हम 1 मोल ग्राम 1 मोल हाइड्रोजन की बात करें या 1 मोल ऑक्सीजन की बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में डायरेक्टली क्लिक कर जाती हैं। शायद गैसेस में केमिस्ट्री के लिए एक इन्होंने फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी ये एक बनाई है, वरना मैं हाइड्रोजन तो बोल ही सकता हूँ कि 2 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो मैं उसे 2 ग्राम हाइड्रोजन भी बोल ही सकता हूँ। पर केमिस्ट्री के लिए शायद गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी का दर्जा दिया है। ये मास है और ये अमाउंट है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है कि इंटरनेशनल सिस्टम में उसको इंक्लूड किया जाए। एनीवे दैट इज देयर, ठीक है। इसकी यूनिट में आपको याद करा दूं, बाकी तो आप जानते ही हैं, बाकी तो आप सारे जानते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गैसेस का नाम आते ही आप मोल पहचान जाएंगे, एम्पियर पहचान जाएंगे, केल्विन पहचान जाएंगे, तीन तो आप जानते ही हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट में आपको याद करा दूं, वैसे तो ये भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, क्या लाइट ट्यूबलाइट की तरफ हम देख के दे रहे हैं, ट्यूबलाइट की तरफ हम देख के बोल रहे हैं, उसकी तरफ बोल रहे हैं ला, कैंडल ला, रोशनी ला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडल्स से रोशनी मिलती है ना, तो कैंडल ला, कैंडल लेके आ। ओके, अब इसके बाद आप लिख दीजिए 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऑफ एसआई सिस्टम, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऑफ एसआई सिस्टम, जिससे कि ये डिस्कशन पूरा होगा। उनको फंडामेंटल का दर्जा तो नहीं दिया, पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का उसका दर्जा दिया। नंबर 1 प्लेन एंगल, यानी 2D एंगल, एक प्लेन में एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल, एक्सवाई प्लेन में ये एंगल है, और आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल है वो आर्क अपॉन रेडियस है, ये आर है और ये एस है, ये एंगल है आर्क अपॉन रेडियस। बस इसी को प्लेन एंगल कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है ये बात आप जानते हैं, फिर से अलग से स्टार लगा के लिख दीजिए कि इन दिस फॉर्मूला थीटा शुड ओनली बी इन रेडियंस। इस फॉर्मूले में थीटा डिग्री में नहीं हो सकता, सेकंड में नहीं हो सकता, मिनट में नहीं हो सकता, आपको हर बार रेडियन में आना ही पड़ेगा। RADIAN, रेडियन में हमेशा एंगल को आपको लेके आना ही पड़ेगा। फिर इसी में हम एक बात लिख देते हैं, एंगल इन वन फुल सर्किल, एंगल इन वन फुल सर्किल इन अ प्लेन। प्लेन में एक सर्किल बनाया गया है, एंगल है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितनी होगी इसकी 2 पाई आर, 2 पाई आर बाय आर हो जाएगा 2 पाई रेडियन। रेडियन को ऐसा लिखते हैं, ये डिग्री 180 डिग्री और ये पाई रेडियन। डिग्री में सर्किल पूरा हो जाता है और रेडियन में इसको ऐसा सी बना देते हैं, कट कर देते हैं। एंगल इन वन फुल सर्किल इज 2 पाई रेडियन। ये प्लेन एंगल हो गया। ऐसे ही दूसरा पढ़ा रहा हूं सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम की वो पढ़ा रहा हूं, सॉलिड एंगल इन 3D एंगल। इस समय इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ये जानना कि सॉलिड एंगल क्या होता है। इस समय तो आपको केवल ये जानना है। अब सॉलिड एंगल का नाम आया तो उसके बारे में ऐसा आइडियली नहीं होना चाहिए कि आप सॉलिड एंगल के बारे में जितनी भी बातें हो सकती हैं सब यहीं की यहीं जान लो। ये टेंडेंसी हम में होती है और बहुत अच्छी भी होती है, और 11th में तो आप इसे कंटिन्यू कर भी सकते हैं, पर चूंकि आपके पास थोड़ा टाइम लिमिटेड है, आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप उसके बारे में सारी नॉलेज एक साथ आप पढ़ने के चक्कर में ना पड़े। दैट इज बीइंग परफेक्शनिस्ट। और वो अच्छी बात तो है, पर उसके लिए टाइम बहुत लगता है। It's good to be perfectionist. It's good to know. It's good to be curious. It's good to try to know everything about it. Google तो है ही, आपको वो ज्यादा मदद कर देगा, पर आपके पास उसके लिए sufficient time होना चाहिए। तो खाली यही नहीं पढ़ना है आपको। इस समय आप जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट को मत भूलिए। सिर्फ यही याद रखना है कि भाई एसआई सिस्टम की सप्लीमेंट्री यूनिट एक प्लेन एंगल होती है, एक सॉलिड एंगल होती है। सॉलिड एंगल क्या होता है वो मैं समझा तो देता हूँ, पर इस समय उसको जानना जरूरी नहीं था। ये 3D एंगल है। सपोज मैं लाउड स्पीकर से आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा के जब बात करते हैं तो पहले तो मेरी आवाज सब तरफ फैल रही है। जब मैं लाउड स्पीकर लगा लेता हूँ तो आवाज मेरी केवल इतने एंगल में फैलती है। ये जो स्पेस में जो एंगल दिख रहा है ना, ये अंदर, ये जो अंदर एंगल दिख रहा है 3D एंगल, सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं। सॉलिड मतलब 3D। ये है। आप बाजार जाते हैं, तरबूज खरीदते हैं,
आजकल तो आप बाजार नहीं जाते हैं, कोरोना घर आता है आपके। जब आप तरबूज खरीदते हैं तो आप पहले उसमें टाका लगा के देखते हैं कि वो तरबूज ठीक है या नहीं है। तो जो टाका जहाँ अंदर लगता है वो पोर्शन जो आपकी तरफ झांक रहा होता है ना, आप उसका सॉलिड एंगल देखते हैं। ये प्लेन एंगल की बात होती है, ये सॉलिड एंगल की बात होती है। बस सॉलिड एंगल को इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी है तो फॉर्मूला होना ही चाहिए। जैसा ओम से डिनोट कर देते हैं। ये एलिमेंट्री एरिया है डी ए और ये आर है। डी ए का फॉर्मूला है ये सॉलिड एंगल ओमेगा। ओमेगा ये भी ओमेगा होता है, ये ग्रीक ओमेगा होता है, लैटिन ओमेगा होता है। इसको भी ओमेगा ही पढ़ते हैं, इसको भी ओमेगा ही पढ़ते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। पर ये हमारे काम का नहीं, और जरूर हमने अभी लिया पर इसकी हमें जरूरत थी नहीं। डी ए बाय आर स्क्वायर, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है। सेंटर ये सेंटर है, सेंटर कोई एरिया बना दीजिए, तरबूज पे एक एरिया बना दीजिए और वहां से उसे काट दीजिए सेंटर तक। ये जो एंगल बन रहा है ये सॉलिड एंगल होता है। इसकी फिलहाल एब्सोल्युटली कोई भी जरूरत नहीं। खैर आगे अब इसे और पढ़ लेते हैं। सॉलिड एंगल की यूनिट असली में तो पढ़नी है हमें, इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन वो रेडियन था, ये सॉलिड एंगल है स्टेरेडियन। एस रेडियन, एस रेडियन, स्टेरेडियन। ओके, हेडिंग दे दीजिए सॉलिड एंगल इन वन फुल स्फीयर। सॉलिड एंगल इन वन फुल स्फीयर that is in space around a point. Solid angle in one full sphere that is in space around a point. Space around a point. ये इस समय एक्चुअली इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये पॉइंट है, इसके आसपास सभी तरफ की स्पेस अगर मैं घेर लूं तो फिर इसका जो सॉलिड एंगल हो जाएगा पूरा एरिया अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे का जो सरफेस एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल है वो है 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन ऐसा आपसे लिखते हैं इसे। सॉलिड एंगल की है यूनिट स्टेरेडियन और पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। एक पूरे स्फीयर में जो सॉलिड एंगल है, एक पूरे स्फीयर में जो सॉलिड एंगल है वो 4 पाई स्टेरेडियन है। पर मैं इस जानकारी पे स्टार नहीं लिखवा रहा, उल्टा मैंने इस पे लिखवा दिया नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको खाली ये याद होना चाहिए कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, बस इतना भी याद रख ले तो बहुत है, काफी है स्टेरेडियन। बाकी इसकी आपको पूरे 11th में तो शायद जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। बहुत रेयर कभी कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ भी सकती है, तो उसी समय और क्लियर होगा। यहाँ पढ़ते रहने से, इसके बारे में जानकारियां खोजते रहने से क्लियर नहीं होगा। जब इससे पर बेस्ड क्वेश्चंस आप करोगे, इसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आएगी, केवल तब जाके ये क्लियर होगा। आप थ्योरी पढ़ने से थ्योरी क्लियर नहीं होती, ये समझ लेना। पढ़ने का तरीका आप चेंज कर दीजिए। अब तक 10th में जैसे आपने पढ़ा था उससे आप चेंज कर दीजिए। थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो कभी मार्क्स नहीं आएंगे। क्वेश्चंस करिए, भले ही थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो, भले ही थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो। क्वेश्चन जब उठ के सामने आता है ना, तब कॉन्सेप्ट खोलते हैं। कॉन्सेप्ट खोलने हो आपको तो क्वेश्चन करिए। इट शुड बी क्वेश्चन ओरिएंटेड थियरी इन ऑल सब्जेक्ट्स। ओके फाइन, चलिए अब हेडिंग दे दीजिए डायमेंशंस। डायमेंशंस तो लिख दीजिए, सीधे डेफिनेशन भी दे देते हैं। पावर्स टू विच are derived, powers to which fundamental quantities must be raised to express a derived quantity. Powers to which fundamental quantities must be raised to express a derived quantity. इन पावर्स को, इसको आपको हाईलाइट करना है, इसको कैश में लिखना है। पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं।
हम थोड़ी देर में आपको सिखा देंगे कि फोर्स को हम लोग ऐसा लिखेंगे, थोड़ी देर में सीख जाएंगे फोर्स को ऐसा लिखेंगे। तो हम लोग ये बोलते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स in MLT are respectively 1, 1, -2, ऐसा बोलते हैं। Dimensions of force in MLT are respectively this। ये इक्वेशन कहाँ से आई और ये क्या है और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये सब समझेंगे, पर अभी तो ये समझ रहे हैं कि इसका जो पावर है उसको डायमेंशन कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इससे और बात आपको क्लियर हो जाएगी, पूरे बताना जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टी इन फोर्स। अब तीनों बताने की जरूरत नहीं है। -2 टी का डायमेंशन है टी का पावर, बस आंसर ले लीजिए -2। अगर वो खाली एल का डायमेंशन पूछता फोर्स की इक्वेशन में तो 1। कोई एक भी हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली फोर्स के जब डायमेंशन हम अभी निकालेंगे तो फोर्स के डायमेंशन ऐसे आएंगे, ऐसा आप अलग से अभी लाइन में लिख दीजिए, डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1, 1, -2 भी लिखा, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड है कि अब हम एमएलटी के ऑर्डर में कह रहे हैं, इन ऑर्डर ऑफ एमएलटी, एलएमटी नहीं, इन ऑर्डर ऑफ एमएलटी। ये इंप्लाइड बात है, ये डायमेंशंस हो गए। अगर मैं अगली बात बोलूंगा तो मैं बोलूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1 l1 t -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद में बोलूंगा डायमेंशनल इक्वेशन। अब इक्वेशन में तो इक्वल टू का साइन आना चाहिए ना, तो ऐसा बोलते हैं। इक्वेशन में एक इक्वल टू साइन होना चाहिए, और जो आप एक बिल्कुल नहीं लगाते हो वो है ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर और स्ट्रेस देने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। डायमेंशंस खाली ये हैं, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, और डायमेंशनल इक्वेशन ये है। अब ये सब भी एकदम यूजलेस टाइप की बातें हैं कि फोर्स क्या है और फॉर्मूला क्या है और इक्वेशन क्या है, कुछ नहीं, हमें तो इसी से मतलब है। इस पे कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है क्या, ऐसा आप सोचिए। सब्जेक्टिव भी नहीं बनते आजकल। तो ये जो एक्चुअल बहुत ही परफेक्शनिस्ट होके आप पढ़े और मैं पढ़ाऊं तो ठीक है, हमें ये सब पढ़ना चाहिए। तो मेरी कॉपी में तो मेरे ख्याल से 100% बेटर आपको ऐसा मिल जाएगा, और उसमें से भी आपको कुछ इग्नोर करना होगा। इन चीजों को दोबारा आपको शायद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे मेनली आपको ये दिखाना था एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसलिए मैंने सारी बातें आपसे की। ये थोड़ी काम की बात है, और इससे भी आप जैसे बॉड मास में भी आप ब्रैकेट्स कम लगाते हो, वैसे आप यहाँ भी ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे, शायद वो आदत गलत होगी। लिख दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स indicate that in these discussions, in this chapter, we are ignoring the numerical value. We are ignoring the numerical value and are focusing more on units. To discuss the quantity under consideration. अगर मैं कभी 6 न्यूटन की बात करता हूं तो मैं 6 पे ध्यान नहीं दे रहा कि 6 है कि 7 है कि 8 है।
अभी मैं सिर्फ इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि भाई ये न्यूटन है मतलब फोर्स की बात कर रहे हैं। यूनिट्स का अपना बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। आइडियली ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन में बड़ी मदद करते हैं। हमारा ज्यादातर ध्यान आज तक वैल्यू पे रहता था, अब हम इसे इग्नोर करना चाहते हैं और हम सिर्फ यूनिट की बात करना चाहते हैं। ये ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट की अगर बात कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम कभी कभी पूरी एक इक्वेशन लिखेंगे बकायदा, जैसे x + y = z। तो उस पूरी इक्वेशन में हमने सिर्फ डायमेंशंस को कंसीडर किया हुआ होता है, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को इग्नोर करके भी एक इक्वेशन लिखी जाती है। वो फिर स्क्वायर ब्रैकेट अगर दिख जाए तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को इग्नोर कर चुके हैं। ये काफी यूजफुल बात है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बहुत अच्छी आदत है, उसकी आदत डालिए। वैसे भी आप ब्रैकेट्स कम यूज करते हो, कंजूसी से यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट्स यूज किया करो और स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज करो। अब हेडिंग दे दीजिए, लिस्ट ऑफ सम dimensionless quantities. List of some dimensionless quantities. List of some dimensionless quantities. बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है। पहले तो यही आ जाते हैं, जैसे नंबर 1 एंगल को देखें। अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो वो आर्क अपॉन रेडियस है, आर्क अपॉन रेडियस है, तो ये भी लेंथ अपॉन लेंथ है, ये लेंथ अपॉन लेंथ है, और ये तो पूरे कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। इसके डायमेंशंस L0 हैं, पूरा बोले तो M0, L0, T0 है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। एंगल इज डायमेंशनलेस, प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस। इवन सॉलिड एंगल की अगर बात करें, सॉलिड एंगल की बात करें तो वो d है अपॉन r स्क्वायर। D is a mathematical operator. ये प्लस माइनस साइन जैसे ही कुछ है, D मैथमेटिकल ऑपरेटर है। It does not affect, ये D से मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे, ये तो सिंबल है, डिनोट करने का तरीका है। It does not affect units or dimensions. अगर आप यूनिट और डायमेंशन निकाल रहे हैं तो D should be ignored. डिफरेंशिएशन का साइन या इंटीग्रेशन का साइन डायमेंशंस को अफेक्ट नहीं करते, they should be ignored, they should be ignored। मतलब इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सिंबल, इंटीग्रेशन सिंबल एंड डिफरेंशिएशन सिंबल, they should be ignored while determining dimensions। अगर सिर्फ आप डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो फिर इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है while determining dimensions। अगर आपने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़ा हो तो भी डायमेंशंस के चैप्टर में इंटीग्रेशन का सिंबल या d का सिंबल कहीं आ रहा हो तो बस उसे इग्नोर कर देना। You don't have to perform the integration, just remove it. It does not affect the dimensions। तो dA/r² में d का तो कोई डायमेंशन है नहीं। अभी एरिया हो गया, एरिया भी एक प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेंथ स्क्वायर में ही आएगा, और आर स्क्वायर भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, ये कैंसिल हो जाएगा। डी तो डायमेंशनलेस है, उसे तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर हटा दीजिए। एरिया भी लेंथ स्क्वायर है, ये भी लेंथ स्क्वायर है, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस, ऊपर भी वही यूनिट है, नीचे भी वही यूनिट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। मतलब नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। नहीं, गलत हो गया, सॉरी, यूनिट तो है, यूनिट तो है, स्टेरेडियन, इसीलिए मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में इंक्लूड किया क्योंकि थोड़ी स्पेशल है। स्टार लगा के नीचे लिख दीजिए, स्टार लगा के नीचे लिख दीजिए। A physical quantity can have a unit, even without having dimensions। A physical quantity can have a unit even without having dimensions। और इसके एग्जाम्पल बस ये दो ही हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशंस नहीं हैं, पर जिनकी यूनिट्स हैं। इसकी रेडियन है, इसकी रेडियन है, इसकी स्टेरेडियन है, यूनिट तो है पर इसके कोई डायमेंशन नहीं है।
ये वाले पॉइंट भी अलग से एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते, ऐसे पॉइंट हमारी थोड़ी अटेंशन ड्रॉ करते हैं, और ये एग्जाम में ये बहुत ही रेयर चांस है कोई एग्जाम में पूछेगा आज की डेट में। इन पे भी अगर ये वाकई इंपॉर्टेंट हुए तो बाद में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ना, कि आपके पास 2 साल पड़े, तब देख लेंगे। अभी इनमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं दोबारा ये आएंगी चीजें। और हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं ना, हमेशा ऑल सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट टॉट। 12th की बिगिनिंग में अगर आपको 1 महीने बाद कोई टेस्ट लिया जाएगा ना, तो उसमें पूरा 11th आएगा, और उस 1 महीने में जो 12th का पढ़ाया गया होगा। All tests in our coaching are full syllabus tests. पूरे 2 साल आप जितने भी टेस्ट लोगे, करीब 25 to 30 टेस्ट सब लोग कंडक्ट करते हैं 2 साल में। तो जो पहला टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके टेस्ट आप 25 बार दे चुके हो। तो फोर्स रिवीजन इज द की। इस तरह से जो फोर्स रिवीजन होता है, तो ये चीजें अगर इंपॉर्टेंट हुई तो कहीं ना कहीं पेपर में कभी तो आएंगी, तब देखी जाएगी। अभी तो जो डायरेक्ट मोर इंपॉर्टेंट चीज है, जो इक्वेशंस जहां बन रही हैं, वो दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मोर इंपॉर्टेंट है। मोर इंपॉर्टेंट पे पहले ध्यान दीजिए और लेस इंपॉर्टेंट को छोड़ दीजिए, कि अगर ये इंपॉर्टेंट होगा तो ये कहीं ना कहीं फिर आपके सामने आएगा। ऑलराइट, मैं आपको पढ़ा रहा था एक क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस होती हैं। नंबर 3 में हम लिख देते हैं प्योर नंबर्स। जो प्योर नंबर है, अब इसका आगे पीछे कुछ नहीं है। अब कोई नंबर 2 है तो 2 है। अगर मैं sin 30 की बात करूं तो ये 1/2 है, ये डायमेंशनलेस है। दिस इज अ प्योर नंबर, पाई इज अ प्योर नंबर। इन सब के कोई डायमेंशंस नहीं, इन सब के कोई डायमेंशंस नहीं। इसी तरह नेक्स्ट 4th में आप लिख लीजिए मे बी e to the power x। अब e to the power x है, जैसे 2.71 to the power 2 टाइप कुछ आएगा ना, ये 7.29 टाइप आएगा ना, तो ये भी प्योर नंबर आया ना। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो भी प्योर नंबर होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो भी प्योर नंबर होते हैं। नंबर 5 लिख सकते हैं आप लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, जैसे log 10 to the base e, ये आप जानते हैं 2.303 होता है। ये भी एक प्योर नंबर है, ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा। इसी तरह नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस sin थीटा cos थीटा, इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। sin थीटा में भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये भी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी वैल्यू कुछ आएगी इसकी, वैल्यू √3/2, ये भी प्योर नंबर है, ये भी डायमेंशनलेस है, इसके भी डायमेंशन नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं थीटा है sin इनवर्स 1/2, तो आप जानते हैं मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूं। अब ये एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हैं, ये जो इनवर्स के रूप में एक्सप्रेस होते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, वे भी डायमेंशनलेस होते हैं। एंगल से रिलेटेड कुछ भी, थीटा, sin थीटा या sin इनवर्स ऑफ समथिंग, ये सब डायमेंशनलेस है। लॉग, एक्सपोनेंशियल, प्योर नंबर, theta, sin inverse something, all these are dimensionless. All these are dimensionless. और ऐसे एक और टर्म लिख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव टर्म है ना, तो ज्यादातर ये मोस्ट ऑफ द रिलेटिव टर्म्स इन फिजिक्स, मोस्ट ऑफ द रिलेटेड टर्म्स इन फिजिक्स आर डायमेंशनलेस। अब रिलेटेड डेंसिटी का कुछ मतलब है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड में भी ऐसा कुछ, तो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है। जो ऊपर न्यूमरेटर में यूनिट है वही डिनोमिनेटर में यूनिट है, वो कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो जो डायमेंशनलेस चीजें हैं उनको जानना, जो डायमेंशनलेस चीजें हैं उनको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं ना, जैसे आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा F = g m/m2/d², ये जो फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं g, ये
ज्यादातर तो ये डायमेंशनलेस नहीं होते हैं, कभी कभी ये डायमेंशनलेस भी होते हैं, ऐसा ही बस आप लिख दीजिए एक बार। अगले उसमें लिख दीजिए कि फिजिकल कांस्टेंट्स आर मोस्टली डायमेंशनल। जो फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं वो ज्यादातर तो डायमेंशनल होते हैं, कभी कभी वो डायमेंशनलेस भी होते हैं। तो जब चैप्टर्स आपके सामने आएंगे तभी आप इन सब के बारे में और डिटेल में डिस्कशन कर पाएंगे। हाँ श्री अर्था, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद रिपीट कर दीजिए। श्री अर्था बोलिए, क्या बोलना है? सर एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद रिपीट कर दीजिए। नहीं, मुझे नहीं सुना यार, आप बोल रहे हैं कि आप कुछ? यस सर। आई एम नॉट एबल टू हियर यू श्री अर्था, और जोर से बोलिए, आपका माइक भी ऑफ दिख रहा है मुझे तो। सर एक हाँ। बार ट्रिग्नोमेट्रिक अब जोर से बोलिए। सर एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद नहीं, repeat मुझे नहीं कर सुना दीजिए। यार, और जोर से बोलिए। आप क्वेश्चन लिख दीजिए कॉपी पे और स्क्रीन के सामने कर दीजिए। क्वेश्चन लिख दीजिए और स्क्रीन के सामने कर दीजिए। कर रहे हैं क्या श्री अर्था? चलिए आप मुझे फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कहाँ चेक कर रही हैं। ठीक है, ओके ओके, एक मिनट। हाँ, क्या लिखा आपने? प्लीज रिपीट आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये तो मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या बोला। ओके, मैंने सुन लिया आपकी बात। व्हाट योर पॉइंट? वहीं रहिए, एक मिनट वहीं रहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद मैंने क्या बोला भाई, कोई और बोल दो। मैंने तो यही बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, मैंने ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारा का सारा मैंने ये बताया कि भाई थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 e टू द पावर x है, log x टू द बेस e है, प्योर नंबर है, और रिलेटिव डेंसिटी वगैरह है, ये सब डायमेंशनलेस हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। यही टोटल डिस्कशन, ठीक है? इसके अलावा कुछ रह जाता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे और बात कर लें। अब हम हेडिंग देते हैं, बना दीजिए लिस्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ सम कॉमन क्वांटिटीज, डायमेंशंस एंड यूनिट्स। डायमेंशंस भी लिखेंगे, यूनिट्स भी लिखेंगे। लिस्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ सम क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी है इसमें लेंथ। आप जानते हैं इसका डायमेंशन हम लोग a टू द पावर 1 लिखते हैं, या पूरा बोले तो m0 L1 T0 ऐसा बोलते हैं। इसकी यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह होती है। असली बात यह है कि कोई भी यूनिट हो, कोई भी लेंथ हो, एक लेंथ आपने पढ़ी है वेव लेंथ, फोकल लेंथ, एनी लेंथ, फोकल लेंथ, वेव लेंथ, प्लैंक्स लेंथ भी होती है। कोई भी लेंथ हो विल हैव द सेम डायमेंशंस। ये असली बात है, इसलिए लेंथ दोबारा पढ़ा है। कोई भी लेंथ हो उसकी यूनिट सेम होगी, फोकल लेंथ हुई, वेव लेंथ हुई, प्लैंक्स लेंथ हुई, यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वगैरह होंगे। नंबर 2 लिख दीजिए टाइम। लेंथ की जगह मैं टाइम की बात कर रहा हूं, और आप जानते हैं टाइम इज e टू द पावर 1, m0 L0 e टू द पावर 1।
तो टाइम की यूनिट तो वही सेकंड, मिनट, आवर, यही सब लेते हैं हम लोग। और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं। और कोई भी टाइम हो, एनी टाइम, कोई भी टाइम हो, आई डोंट नो, मे बी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की बात करता है। प्लैंक्स टाइम भी कुछ होता है, एनी टाइम, कोई भी टाइम हो या टाइम पीरियड हो, कोई भी टाइम हो या टाइम पीरियड हो, कोई भी टाइम इंटरवल हो, उसकी यूनिट सेकंड, मिनट, आवर यही होगी। ठीक है, नंबर 3 लिखते हैं। नंबर 3, फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन लेंथ L by T, L1 T minus 1 इसके डायमेंशंस हो गए। वेलोसिटी के डायमेंशंस ऐसे लिखते हैं, ये इसकी यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर वगैरह, ये सब। और एनी वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी, यहाँ तो बाय चांस रिलेटिव वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, इनकी भी यूनिट यही निकलती है। वैसे तो मैंने कहा था ज्यादातर रिलेटिव टर्म्स के कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, पर रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी चीज नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं वही जो वेलोसिटी के हैं। चेंज इन वेलोसिटी, किसी स्टार की वेलोसिटी, व्हाटएवर, कोई सी भी वेलोसिटी हो, उसकी यूनिट सेम है। और इसी प्रकार से फिर एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का यूजुअली मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। अब ये डेल्टा का, डेल्टा के कोई डायमेंशंस नहीं है। अगर आप डायमेंशंस लिख रहे हैं तो, अगर आप डायमेंशंस लिख रहे हैं तो डेल्टा को और डी को हटा दो, इग्नोर कर देते हैं। वेलोसिटी आया था L1T - 1 अपॉन T, ये T ऊपर जाएगा, ये T ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर था कुछ नहीं था, मतलब 1 था। ये ऊपर जाके और ये T और नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को मैं एक साथ क्लब कर दूंगा, L1T - 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर वगैरह इसकी यूनिट है। कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, एनी एक्सेलरेशन, मे बी g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सेलरेशन हो, कोई भी एक्सेलरेशन हो, इसकी यूनिट कोई भी एक्सेलरेशन हो, इवन रिलेटिव एक्सेलरेशन में भी, रिलेटिव एक्सेलरेशन में भी वो डायमेंशनलेस टर्म नहीं होता। रिलेटिव डेंसिटी तो डायमेंशनलेस टर्म है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन डायमेंशनलेस टर्म नहीं है। इसके भी डायमेंशंस वही होते हैं जो एक्सेलरेशन के होते हैं, ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी हम पढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा मजा आना शुरू होगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को अभी अभी हमने L(T - 2) पढ़ा, तो ये फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन ये आ गई m1 L1 T - 2। इसकी सीधेस्ट यूनिट हो गई ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2, या इसकी एमकेएस यूनिट हो गई या एसआई यूनिट हो गई। एमकेएस और एसआई यूज कर लेते हैं अगर लेंथ मास टाइम की ही बात चल रही है तो। लेंथ मास टाइम की बात चल रही है तो दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि एसआई सिस्टम में भी ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती ही हैं। तो फिर ये हो जाएगा एसआई सिस्टम में, इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने -2 वाली चीज को नीचे लाया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब असली बात यह है कि आप इसे डाइन कहते हैं और इसे न्यूटन कहते हैं। इसकी यूनिट निकल, ये वाली यूनिट में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमेंशन से निकाल लेंगे। ये थोड़े इनके नए नाम हैं किन्हीं साइंटिस्ट के आधार पे। न्यूटन का नाम तो आपने जो सुना ही है। आप न्यूटन और डाइन में रिलेशन भी जानते हैं ना? न्यूटन और डाइन में रिलेशन बता दीजिए, किसी को पता है? 10⁵ डाइन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। हाँ सही बात है, ठीक है, शाबाश निशिता। ऑलराइट, तो हाँ ये एक रिलेशन भी लिख ही लेते हैं, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। और कंफ्यूजन तो होता ही है, कम से कम शुरू में तो होता ही है। जूल में, अर्ग में, न्यूटन में और डाइन में मैं से याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये हमारा साइंटिस्ट था ना न्यूटन, इसने फोर्स के एक्चुअली 5 लॉज दिए।
तीन लॉ तो आप पढ़ते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। एक हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन में भी फोर्स इन्वॉल्व होता है, कोलिजन में भी फोर्स इन्वॉल्व होता है। और वैसे हम पढ़ेंगे, हालांकि और भी कई जगह न्यूटन ने काम किया है, पर मैं इसे याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी न्यूटन ने दिया है। न्यूटन्स फॉर्मूला और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, इसमें ज्यादातर तो न्यूटन ने फोर्स पे काम किया है, ज्यादातर तो न्यूटन ने फोर्स पे काम किया और इसलिए फोर्स की यूनिट न्यूटन के नाम पे पड़ी। मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता हूं, इसकी सीरियस यूनिट डायन है, ये भी याद कराना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं ये 5 डायन, हिंदी में ये जो डायन, 5 डायन न्यूटन के पीछे पड़े और तब उनकी वजह से न्यूटन ने फोर्स के 5 फॉर्मूले निकाले। 5 डायन, 1 न्यूटन, एक न्यूटन के पीछे थी 5 डायन, 5 डायन। ऐसे करके आप कुछ इसे याद रख सकते हो। शुरू में तो जरूरत पड़ती, लेटर ऑन आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती, पर शुरू में तो। और ऐसे कुछ निमोनिक्स आप अपने खुद के ही बना लें तो ज्यादा काम देते हैं, ये काम तो देते हैं। कुछ सपोर्ट तो एक्चुअली हर चीज को आपको करना ही चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन एज इट इज विदाउट एनी सपोर्ट आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, या तो डिराइव हो रही हो। डेरिवेशंस आर वेरी गुड, डेरिवेशन से जो चीज सपोर्टेड है वो तो याद रह जाती है फिर, क्योंकि हम डिराइव करके उसे निकाल लेते हैं। एनीवे, इसी तरह मैं इसमें 1 मिनट आपको ये भी बता दूं, आप ये तो हो ही गया, एक बात थोड़ी और लिख लो, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये पहले ही काम आना शुरू हो जाएगी, इसलिए अभी पढ़ाना तो जरूरी है। लिख दीजिए, these are based on the equation W is equal to mg. These are based on the equation W is equal to mg. These are based on the equation W is equal to mg. तो इसकी पहले मैं MKS यूनिट पढ़ रहा हूं। MKS यूनिट, इसको बोलते हैं kg वेट या kg फोर्स भी बोलते हैं, kgf वेट। जो kgf है या kg वेट है, इट इज द फोर्स विद विच an object is force with which an object of mass 1 kg is attracted towards Earth. Force with which an object of mass 1 kg is attracted towards Earth. तो ये तो फिर W की बात हो रही है। अर्थ की तरफ जो फोर्स होता है वो तो वेट होता है, W है mg, m तो इस समय लेना है 1 kg। तो ये जो kg फोर्स है, जो kg फोर्स है वो 1 into g, वो 1 into g न्यूटन। न्यूमेरिकल में तो हम लोग केवल न्यूटन और डाइन को ही यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में हम लोग एक kg फोर्स या ग्राम फोर्स को यूज नहीं कर सकते। तो जो 1 kg फोर्स है, जो 1 kg फोर्स है, that is equal to 9.8 न्यूटन। जो 1 kg फोर्स है वो है 9.8 न्यूटन। ऐसा MKS यूनिट में g की वैल्यू 9.8 होती है ना, इसलिए। इसी तरह हेडिंग दे दीजिए ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स या ग्राम वेट, ऐसा लिखते हैं ग्राम वेट या ग्राम फोर्स, ऐसा। तो लिख दीजिए, सीधे लिख देते हैं अब तो कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। अब वो अर्थ वर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, तो समझ आ चुका है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। तो इसकी जो 1 ग्राम वेट हुआ वो भी mg हुआ, ये 1g हुआ। 9 में सीरियस यूनिट में बात कर रहे हैं तो g 981 है। तो 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट इज 981 डाइन। ये यहां सारी समरी लिख लेते हैं।
जो 1 न्यूटन है वो 10 का पावर 5 डाइन है, जो 1 केजी रेट है वो 9.8 न्यूटन है, और जो 1 ग्राम फोर्स है, यहाँ वेट लिख दिया या फोर्स लिख दिया जानबूझ के, वो 981 डाइन। ये समरी आप रिवाइज करते रहिए बार बार, इसको बाकी सब मत पढ़िए। मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, तो कन्वर्जन्स हैं, वे काम आएंगे। न्यूटन तो फोर्स की यूनिट है, और डाइन 5 डाइन पीछे पड़ी थी, तो डाइन भी फोर्स की यूनिट है, याद कराना है मुझे। डाइन भी फोर्स की यूनिट है, डाइन फोर्स तो लगाती है, डाइन भी फोर्स लगाती है, उसने न्यूटन पे फोर्स लगाया बस। ओके, अब इसके बाद जो आने वाली क्वांटिटीज हैं, इसके बाद जब हम वर्क और पावर और एडिशनल बातों की बात करते हैं, उसमें हम लोग चाहें तो फोर्स को भी फंडामेंटल क्वांटिटी का दर्जा दे सकते हैं। आसानी के लिए कर तो दिया जाता है, ऐसा लिख दीजिए फॉर ईज ऑफ राइटिंग, फॉर ईज ऑफ राइटिंग, for the quantities to be discussed further, sometimes force can also be taken as a fundamental quantity। मतलब ये साइंटिफिक नहीं है, एसआई सिस्टम वगैरह इसको अप्रूव नहीं करते, पर हम कहाँ सुनते हैं उनकी, हम तो अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस देखते हैं बस। नेक्स्ट क्वांटिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है वर्क। वर्क आप जानते हैं, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो मैं इसके वर्क के एक डायमेंशंस तो सीधे ये बोल सकता हूँ F1 L1, और यहीं से इसकी यूनिट भी बोल सकता हूँ न्यूटन मीटर या फिर टाइम सेंटीमीटर। अगर मैं फोर्स को फंडामेंटल का दर्जा दे दूं, तो फोर्स के बारे में ये सारे, वर्क के बारे में ये बातें हैं, न्यूटन मीटर भी और डाइन सेंटीमीटर भी, ये इसकी एमकेएस यूनिट है, और ये इसकी सीजीएस यूनिट है फोर्स की, वर्क की। और अगर मैं पूरा जाऊं वर्क के डायमेंशंस में पूरे देखूं, तो फिर ये m1 l1 t-2 into l1 है, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, इसलिए ये m1 l2 t-2 है। अगर आप MLT को फंडामेंटल का दर्जा दे रहे हैं तो ये वर्क है, और अगर आप फोर्स को फंडामेंटल का दर्जा दे रहे हैं तो फिर ये वर्क है। आप MLT को फंडामेंटल का दर्जा दे रहे हैं तो वो, और फोर्स को दे रहे हैं तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है हैंडल करना, इससे यूनिट निकालना भी ज्यादा आसान है। एक्चुअली हम यही यूज करते हैं, उसकी वजह से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर s-2, या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इन दोनों को ही हम बोलते हैं जूल, और इसको बोलते हैं अर्ग। जो 1 न्यूटन मीटर है वही 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और उसको जूल कहा जाता है। ये वर्क की एमकेएस यूनिट है। और जो 1 डाइन सेंटीमीटर है उसको ये भी बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रहना जरूरी नहीं है, इसको हम अर्ग बोलते हैं, और ये सीजीएस यूनिट है। और रिलेशन इनमें आप ये जानते हैं ऑलरेडी, 1 जूल इज 10 का पावर 7 अर्ग। ये और भी ज्यादा काम की बात है। जो 1 जूल है वो 10 का पावर 7 अर्ग है, और जो 1 न्यूटन आया था वो 10 का पावर 5 डायन आया था। हमको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और थोड़ा बहुत ही कंफ्यूजन होता तो है भाई, शुरू में चीजें मिक्सअप होती तो है, जब तक हमारी आदत में ना आ जाए। इसको याद कराने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, जूल वाली बात को और अर्ग वाली बात को, कि अगर तुम्हारे अंदर ज्वेलरी पहनने की या गिफ्ट करने की अर्ज है ना, अगर ज्वेलरी, गहने, सोने के गहने, डायमंड, प्लेटिनम, इरिडियम, इनके गहने अगर आपको पहनने की या पहनाने की अर्ज है, अर्ज, तो वर्क करिए, वर्क की यूनिट है।
वर्क की यूनिट है, और 7 साल मेहनत करिए, 2 साल 11th 12th में और मे भी 5 साल करीब कॉलेज में, 7 साल मेहनत करिए। तो ज्वेलरी, ये अर्ग और 7 साल, ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। ये सब याद करने के अच्छे बढ़िया तरीके हैं। एंड दे वर्क। इनिशियली यू नीड सपोर्ट, लेटर ऑन ये सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इनिशियली 10⁵ और 10⁵ मिक्सअप होंगे। अर्ग किसका है, डाइन किसका है, वो मिक्सअप होगा। जब तक आप उसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ऐसा लिख दीजिए पूरा वहां। निमोनिक याद करने का तरीका, या जिंगल, बहुत ज्यादा तो मैंने रिकमेंड नहीं करता, बट दे रियली वर्क वेल। और जितनी इडियोटिक जिंगल्स होंगी ना, उतनी ज्यादा याद रह जाएंगी। जितनी लॉजिकल और मीनिंगफुल जिंगल होंगी, तो मीनिंगफुली पढ़ना है तो क्यों ना फिजिक्स से ही याद कर लो। ये लिख दीजिए, इफ यू हैव अर्थ फॉर ज्वेलरी, इफ यू हैव अर्थ फॉर ज्वेलरी, अर्थ भी आ गया, ज्वेलरी भी आ गया, देन वर्क भी आ गया, वर्क हार्ड फॉर 7 years। ठीक है। न्यूटन और डायन की बात हमने की थी कि न्यूटन के पीछे पड़ी थी 5 डायन, तो उसके फोर्स के 5 फॉर्मूले निकाल दिए। और अगर अर्ज है आपके अंदर ज्वेलरी की, तो वर्क करिए 7 years। वैसे डरिए मत, 7 years ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, ये 2 साल ही है मेन तो ये 2 साल ही है। इसके बाद तो काफी कुछ ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। असली में आपको ये 2 साल करनी है, बाकी 5 साल इतनी तो नहीं करनी, और इंजीनियरिंग में हो तो बिल्कुल ही नहीं करनी, मेडिकल में फिर भी थोड़ी बहुत लगती है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। वर्क पे आ गया मैं, तो वर्क के बाद है पावर। वर्क के बाद है पावर। पावर है वर्क अपॉन टाइम, जूल बाय सेकेंड। अगर डायमेंशंस की बात करूं तो डायरेक्ट लिख देता हूं, ये मुझे जूल वगैरह के डायरेक्ट याद हो जाए तो धीरे धीरे अच्छा है, और डाउट हो तो डिराइव करें, और अगर कई बार डिराइव करेंगे तो भी याद हो जाएंगे। तो ये ऊपर जाएगा, ये इसी 3 में क्लब कर देता हूँ, -2 -1। तो पावर के डायमेंशंस है m1 l2 t-3। अगर मैं इसी को फंडामेंटल वर्क को फंडामेंटल का दर्जा दे दूं, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। इसी को वॉट कहते हैं, इसकी सीधे यूनिट हो जाएगी अर्ग पर सेकेंड। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है अभी तक हमें साइंटिस्ट को, या तो कोई अच्छा बड़ा साइंटिस्ट मरा नहीं है जिसके नाम पे ये रख सके, या इसको नाम देने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रिकल पावर पे चला जा रहा हूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर? तो कोई सा भी पावर हो, जवाब यही है, व्हाट। ये क्वेश्चन मार्क नहीं था, यही आंसर भी था। व्हाट is the unit of electrical power? What is the unit of electrical power? ठीक है, न्यूटन और डाइन, और वहां फोर्स की बातें थी, ज्वेलरी और अर्ज, और वहां वर्क की बातें थी, और वॉट तो आप जानते ही हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। और एनी पावर, कोई सा भी पावर हो, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, साउंड पावर, any power can be expressed this। आप जानते हैं कि हम अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, आज की गाड़ियों का पावर हॉर्स पावर में बताते हैं, जो इंजन के पावर होते हैं वो हॉर्स पावर में बताते हैं। तो वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। वन हॉर्स पावर इज 746 वॉट। अप्रोक्सीमेट इसको 750 मान सकते हो, अप्रोक्सीमेशंस का बड़ा महत्व है। अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ अ किलोवाट। एक घोड़ा जो है ना, एक हॉर्स पावर, एक घोड़ा जो है वो, उसका पावर इतना है। आप इस टाइप की बातें अपने आप से करते ही हैं कि भाई एक फरारी में कितने घोड़े लगे होते हैं, कितने घोड़े का पावर एक फरारी में होता है, इस टाइप के डिस्कशन आप करते ही हैं। सो पावर की यूनिट वॉट है,
ऐसे ही जरा वापस चले जाएं एनर्जी पे। एनर्जी लिख दीजिए और लिख दीजिए एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। Energy is capacity to do work. So any energy will have same dimensions as that of work. Any energy will have dimensions same as that of work. Be it light energy, mechanical energy, sound energy, food energy. कैलोरीफिक वैल्यू को तो आप कैलोरीज में एक्सप्रेस करते ही हैं। हाँ शांभवी पूछिए, क्या पूछना है? शांभवी? यस सर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये स्टार्ट किया तो ये 2 मिनट में फिनिश कर दूं इसको। सर जो वर्क की बात की है तो बस इतना ही लिख दीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब तो हमने बोल ही दिया था। बस एक बात आप जो जानते हैं वो लिख दीजिए कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज क्या, बताइए? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज, आंसर जानते हैं आप? कैलोरी। कैलोरी लिख दीजिए, CALORIE। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी। एंड SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। बस मुझे इनके बीच में एक रिलेशन आपको और लास्ट पढ़ाना है। आप जानते हैं, बताइए रिलेशन क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। ठीक है ना? सही लिखा है गलत? ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर गलत लिखा है, 4.18 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। गलत लिखा है। ये कंफ्यूजन तो पर आपको होता ही है। और मैं से 4.18 कभी नहीं कहूंगा, मैं से 4.8 जूल कहूंगा। ये रिलेशन है, 4.18 आप दोगे तो आपको खुद ही को ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। इतने प्रिसीजन की जरूरत नहीं होती है। आप इतना ये लीजिए, 2 प्लेसेस 1 प्लेस डेसिमल इस समय काफी है। क्वेश्चन में अगर बोला 4.18 तो 4.18 ले लीजिए, वरना आप प्रेफर 4.2 को ही करिए। एग्जैक्ट वैल्यू भी आप जानते हैं और जो यूज करेंगे वो आप जानते हैं। इन्हें याद किस तरह कराया जाए, प्रॉब्लम तो होती है कि ये जूल और कैलोरी में कहाँ क्या आता है, वो प्रॉब्लम तो होती है। तो पहली बात तो लिख दीजिए कि कैलोरी इज अ बिगर यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी बड़ी यूनिट है, इसीलिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। कैलोरी बड़ी यूनिट है, इसीलिए उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। खाने की जो एनर्जी होती है, एक तो कैलोरी का C स्मॉल लिखना, कभी कैपिटल मत लिखना, उसका थोड़ा अलग लफड़ा है, वो हम डिस्कस तो नहीं कर रहे। इसका C स्मॉल ही लिखना, कैपिटल C मत लिखना। एनीवे, याद कराने के लिए मैं कह रहा हूं कि जो एक कैलोरी, इसको केला पढ़ो, कैल को केला, और जूल को जलेबी पढ़ो। जलेबी को इमेजिन करो वो रिंग है। एक केले के ऊपर आप 4 रिंग चढ़ा सकते हैं और थोड़ी ऊपर भी रख देते हैं, टिप पे भी रख देंगे तो 0.2 भी हो जाएगा। एक जलेबी के ऊपर 4 केले तो नहीं रख सकते ना। एक जलेबी के ऊपर 4 केले तो नहीं रख सकते। एक केले के ऊपर आप 4 जलेबी रख सकते हो, इसलिए 1 केला इज इक्वल टू 4.2 जलेबी। इससे आपको ये याद रह जाएगा। ये तो गलतियां बड़े बड़े एग्जाम्स में भी हो जाती हैं। कन्वर्जन ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे दीजिए इस पे आप, और वही ध्यान रखिए, इसकी तो आखिर तक आपको जरूरत पड़ेगी। 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन है, आपको याद रहने लगेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 जूल 10 का पावर 7 अर्ग है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी कि हर बार आप केले को विजुअलाइज करें और उसके ऊपर 4 रिंग्स इमेजिन करें, ऊपर टिप पे भी थोड़ी सी जलेबी इमेजिन कर रहे हैं। एक केले के ऊपर है 4.2 जलेबी। एक जलेबी पे 4 केले नहीं आ सकते। ठीक है, थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.